हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट हमने पढ़ा था अपवर्तन। अपवर्तन बड़ा खास है। स्टेटमेंट एज इट इज आती है, जैसे बताई है, और अपवर्तन की परिघटनाएं मैंने आपको बता दी थी कि जैसे सूर्य का डिले और सूर्य का क्या है अहेड, कि सन सीन अहेड बिफोर सनराइज, कि सूरज पहले दिखाई पड़ता है, उसे अहेड सनराइज बोलते हैं, और अस्त होने के बाद जो दिखाई पड़ता है उसे डिले कहते हैं। दो तो ये केस पढ़े, एक पढ़ा था पेंसिल वाला, बाकी जो ऊपर उठा हुआ है वो खेल पड़ा, और एक आसमान में क्या कोई भी चीज है उड़ती है, वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से कहाँ नजर आती है, ऊपर। ये बातें ध्यान रखनी है। तो अब जैसे एक केस ये आता है कि बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है और इसकी तली में रखा सिक्का है, ये हमें कहाँ नजर आता है, ऊपर नजर आता है। जैसे आप यहां से देखते हो तो आपको ये सीन जो होता है ये अपनी वास्तविक गहराई से कहाँ नजर आता है, ऊपर। तो जो ऊपर नजर आ रहा है वो गहराई कौन सी होती है, इसकी आभासी। तो इसमें क्वेश्चन बनता है वास्तविक और आभासी गहराई के बीच संबंध क्या है। तो आपने ये याद रखना है सिक्के के लिए कि जो वास्तविक गहराई होती है वो आपके पास ज्यादा होती है किससे, आभासी गहराई से। इतना याद रख लो, काफी है। वैसे इसका निकालने का सूत्र भी होता है, वो 12वीं क्लास की ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। दूसरा, और आकाश में क्या है, जितने भी क्या आपके पास उड़ते पंछी हैं, इनको अगर आप क्या करते हो, अर्थ से देखते हो, तो ये अपने आप में क्या होता है, और ज्यादा ऊंचाई पे होता है। तो इसकी जो आभासी ऊंचाई है वो वास्तविक ऊंचाई से क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आभासी ऊंचाई और ये इसकी कौन सी है, वास्तविक ऊंचाई। तो इसमें टैग क्या लिखोगे आप, कि जो आभासी ऊंचाई है ऊपर वाली चीजों के लिए, बस ये दो बातें याद रखनी थी कि जो आभासी ऊंचाई होगी वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, वास्तविक ऊंचाई से। कब, जब आप नीचे खड़े हो और चीज कहां पर है, ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जब आप नीचे खड़े हो और चीज ऊपर है, इसका मतलब ये है कि आप संगन माध्यम में खड़े हो और चीज कहां उड़ रही है, विरल माध्यम में। जब कभी भी केस आए कि वस्तु विरल में हो और देखा कहां से जा रहा है, संगन से, तो संबंध क्या होगा, तो आभासी ऊंचाई वास्तविक से क्या होगी, ज्यादा। अगर तुम बाहर खड़े हो और सिक्का गापना है अंदर, तो सिक्के की किरण नीचे से आ रही है, कौन से माध्यम से आ रही है, संगन से, पर तुम कहां हो, विरल। तो तुम विरल से देख रहे हो, कहां देख रहे हो, संगन में। तब आपका खेल कौन सा होता है कि वास्तविक गहराई ज्यादा होती है किससे, आभासी गहराई से। दो ही पॉइंट है, दोनों के आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अब बात आती है हमारे पास कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया आपको, सापेक्षिक बता दिया, निरपेक्ष बता दिया, और वायु की चाल का भी बता दिया, और स्नेल का ला भी बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपके पास अपवर्तन करने वाली सतह कैसी हो सकती है। अपवर्तन करने वाली जो सतह पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे हम इकट्ठे माध्यम। जैसे मान लो कोई कह देता है कि 3 माध्यम के अपवर्तनांक का संबंध क्या होगा। जैसे मान लीजिए ऊपर तो है वायु, वायु के बाद आपके पास है जल, और जल के बाद आपके पास है कांच, और कांच के बाद बार फिर से क्या आपकी वायु, ऐसे आएगा। तो वो कहेगा इनके बीच संबंध बताओ क्या होगा। संबंध किस किस का पूछता है, एक तो पूछता है आपतन कोण, और क्या है, निर्जात कोण। ये क्या चीज होती है, आपतन कोण होता है जो किरण आ रही है, निर्जात वो होता है जो बाहर निकल रही है। इंग्लिश में बोलते हैं एमर्जेंट एंगल एंड इंसिडेंट एंगल रिलेशन। तो जो ये आई और ई है, इन दोनों के बीच संबंध पूछे तो एंगल आई, और किसके बारे में पूछे, एंगल ई। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद कर लो, ठीक है।
कि जब आपके पास तीन माध्यम है, तीन माध्यम का मतलब क्या है, जो इनके बाहर है वहां क्या पड़ी है चीज, वायु। फिर दूसरे नंबर पे आपने क्या ले लिया, पानी। तीसरे नंबर पे आपने क्या ले लिया, कांच की स्लैब। ऐसे है। अब वो कहता है कि जब प्रकाश इन तीनों से, पहले वायु से पानी में आया, पानी से कांच में गया, और कांच से वापस कहां जा रहा है प्रकाश, वायु में। तो जब वायु के आने और वायु में वापस जाने का जो कोण है, वो दोनों कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। यानी इंसिडेंट एंगल एंड एमर्जेंट एंगल ऑलवेज बी इक्वल। ये क्वेश्चन बड़ा खास है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इन मीडियम्स के लिए इंसिडेंट एंगल होगा वो बराबर होगा किसके, एमर्जेंट एंगल के। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एयर, वाटर एंड ग्लास, देन वाटर, देन एयर, तो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन I एंड E? इफ I इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ E? तो E भी कितना होगा, 45 ही तो होगा। ठीक है, तो ये बड़ा खास क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया जाता है, एक क्वेश्चन टैग किया जाता है कि तुम्हें पता है इस हवा का अपवर्तनांक कितना लेते हो आप, Na, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। फिर आपका पानी, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया था आपने, Nw। और जो ग्लास है इसका क्या लेना आपने, Ng। हो गया। तो आपके पास तीन चीजें हैं। पहले Na से कहां जा रहे हो तुम, Nw। तो लिख दो कि आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर। फिर आप पानी से कहां रहे हो, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या लोगे, वाटर। फिर आपके पास इस ग्लास से वापस कहां जा रही है, हवा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या लोगे आप, ग्लास। ऐसे लिखना है। ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास इन तीनों के बीच संबंध क्या है। इन तीनों के बीच जो संबंध है वो ये है कि इन तीनों की गुणा हमेशा किसके बराबर लेनी है आपने, एक। कैसे लेनी है, देखो स्नेल का नियम लगता है। स्नेल का नियम I और किसके लिए लगता है, R1। फिर ये मान लो R1, तो ये क्या हो जाएगा, R2, और ये R2 है तो ये भी क्या होगा, R2। तो इसलिए E और I क्या होते हैं, हमेशा बराबर, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण भी क्या है, बराबर है। तो इसलिए I और E हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो इनका संबंध क्या है, हमें तो ये याद रखना है। एक संबंध तो तुम्हारा पक्का हो गया, ये दूसरा और लिख लो। क्या लिखोगे, Nw टू A, दूसरा नंबर आ गया तो गुणा करो, क्या लिखोगे, Ng टू क्या लिखोगे, W, और गुणा में लिख दो Ng टू क्या लिख दो, A, और इक्वल टू क्या लिख डालो, 1। ऐसे लिखना है। A टू G है पर तुमने क्या लेना है, G टू A लेना है। ठीक है, लिखा तो तुमने क्या था, A टू G, कि नीचे A और ऊपर क्या है, G, उसे बदल देना है, और फिर तीनों की गुणा लेके किसके बराबर लिखनी है, 1 के बराबर। ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे देगा कि प्रकाश वायु से पानी में जाता है, पानी से कांच में जाता है, और कांच से वापस कहां आता है, वायु में। तो बताइए इन तीनों की गुणा किसके बराबर होगी, तो इन तीनों की गुणा हमेशा किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ये क्वेश्चन आता है सिंपल सा। ठीक है, तो ये बता सकते हैं हम, याद रखना। तो अपवर्तन करने वाली अगर ऐसी सतह हो तो ये भी क्या है, आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप भली भांति 10th क्लास की NCERT में पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां पढ़ना, आपको एज डिटो दिया मिलेगा। अब एक क्वेश्चन इसका और रिपीट करते हैं कि जैसे क्या है, जो ऑफिस में मेज लगे होते हैं और उस मेज पे जो ग्लास रखा होता है, वो ग्लास क्या किया जाता है, मोटाई वाला प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके नीचे जो भी नोटिस लगाएं उसके अक्षर कैसे दिखाई दे आपको, उभरे हुए। तो इसलिए उभरे हुए जो अक्षर दिखाई देते हैं उसके पीछे राज पूछे तो कौन सी प्रकाशीय परिघटना होती है, अपवर्तन। क्योंकि अक्षर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अक्षर कहां पड़े हैं, संगन माध्यम में। तुम कहां से देख रहे हो, विरल से। तो कोई भी चीज संगन में पड़ी है और तुम उसको विरल से देख रहे हो तो वो हमेशा क्या दिखाई देगी आपको, फूली हुई, उठी हुई, मोटी दिखाई देगी। कारण क्या, उसके पीछे अपवर्तन। ठीक है, अब बात आती है अपवर्तन करने वाली कि जो अपवर्तन करने वाली वक्रीय सतह, अपवर्तन करने वाली जो वक्रीय सतह होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये बताइए मुझे। यानी कर्व्ड सरफेस फॉर रिफ्रैक्शन,
कि जो कर्व्ड सरफेस होगी रिफ्रैक्शन के लिए वो कितने टाइप की होती है। तो हाउ मेनी सरफेसेस टाइप फॉर रिफ्रैक्शन बी कर्व्ड। तो कर्व्ड जो सरफेस होती है वो आपकी दो ही होती है, कि जो आप कर्व्ड सरफेस पढ़ते हो प्रकाश के लिए तो वो कितने प्रकार की होती है, दो। एक होती है आपके पास अवतल और दूसरी होती है उत्तल। कि एक सतह अवतल होती है और दूसरी क्या होती है, उत्तल। अवतल का मतलब क्या होता है, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है कि जिसका सामने का भाग अंदर की ओर धंसा हो, उस सतह को क्या कहते हैं आप, अवतल। यानी जैसे क्या है, कोई गड्ढा यूं बना हुआ है तो ये अवतल है, और अगर आपके पास मिट्टी उठी हुई है तो क्या है, उत्तल है। जैसे ब्रेकर बना होता है रोड के ऊपर, कैसी सतह होती है, वो उत्तल होती है, याद रखना, ठीक है। तो वो उत्तल है, उत्तल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए वक्रीय सतह कितनी होती है, तभी तो लेंस पढ़ेंगे हम, कि लेंस अपने आप में क्या वक्रीय सतह ही तो है। तो दो सतह होती है, अवतल और क्या, उत्तल। तो अब बात किया जाता है कि जो पारदर्शी जो वक्रीय सतह, पारदर्शी जो वक्रीय सतह कांच से बनी है, वक्रीय सतह कांच से बनी है और प्रकाश का अपवर्तन करती है, और प्रकाश का अपवर्तन करती है, क्या कहलाती है, कि ऐसी वक्रीय सतह जो कांच से बनी हुई है और प्रकाश का अपवर्तन करती है, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, वो आपके पास क्या कहलाती है। तो उसे क्या कहोगे आप, लेंस। क्या बोलोगे, लेंस। तो लेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ा ही आपने 10वीं क्लास में, एक उत्तल और दूसरा अवतल। थिन सरफेस बी ट्रांसपेरेंट एंड कर्व्ड प्रोड्यूस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जो प्रोड्यूस करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस थिन कर्व्ड सरफेस को हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। तो इसीलिए तो क्वेश्चन आता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो लेंस जो दो होते हैं, उत्तल और अवतल बांटे जाते हैं, ये किसके आधार पे बांटे जाते हैं भाई। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तल और अवतल दो लेंस होते हैं, किसके आधार पे, ऊपर लिख तो रखा है मैंने, वक्रीय सतह के आधार पे होते हैं। ये जो उत्तल शब्द और अवतल शब्द दिए जाते हैं, ये किसके आधार पे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वक्र सतह के आधार पे नाम लिए जाते हैं। इनके दो नाम प्रकाश किरण पुंज के आधार पे और होते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश किरण पुंज के आधार पर इनके नाम क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बीम ऑफ लाइट देयर नेम, कि प्रकाश किरण पुंज के आधार पर तुम इस उत्तल को क्या कहोगे। उत्तल क्या काम करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठी करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी। इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। कि आपके पास अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरणों को इकट्ठी करता है। तो ये किसके आधार पे नाम लिखा हमने, किरण पुंज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ बीम ऑफ लाइट। और अवतल का मतलब है दूर भगाना, दूर भगाने को कहते हैं डाइवर्ज, डाइवर्ज को कहते हैं अपने से प्राय होना। तो अपसारी, ठीक है। तो अपसारी लेंस कौन सा होता है, तो अपसारी को कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस। तो डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव। तो ये नेमिंग होती है, किसके बेस होती है, किरण पुंज के आधार पर। तो इसलिए कभी भी पूछा जाए कि लेंस किरण पुंज के आधार पर क्या होंगे, तो उत्तल और अवतल नहीं बोलोगे। किरण पुंज के आधार पर जब भी नाम होंगे इनके, तो क्या लिखे जाएंगे, सिर्फ अपसारी और क्या लिखे जाएंगे, अभिसारी। और अगर पूछे कि वक्र के आधार पर कौन से होते हैं, तो वक्र के आधार पर सिर्फ क्या होते हैं, उत्तल और अवतल। अब बात आती है हमारे पास कि उत्तल क्या होगा। उत्तल वैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी है, 8वीं में भी पढ़ा है, कि जो किनारों से क्या होता है, पतला, बीच में क्या होता है, मोटा, उस लेंस को हम नाम क्या देते हैं, उत्तल। अब मान लो तुम्हें हाथ में लेंस दे दिया, अभी पहचान कर कौन सा है, तो आप हाथ लगा के पहचान सकते हो कि जिसकी सतह ऊपर और नीचे से क्या बाहर की ओर होगी, फूला होगा, और सतह से ऊपर से साइडों में से क्या होगा, बिल्कुल पतला, वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल। और बीच में से दबा हुआ है और साइडों से मोटा है, वो कैसा होगा आपका, अवतल। देख के छू के बता सकते हो तुम, ठीक है। तो ये है अवतल। अवतल किनारों से कैसा होता है, मोटा, बीच में से कैसा होता है, पतला। ये लेंस कौन सा होता है आपके पास, अवतल।
अब इसमें कुछ बातें होती है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, सिंपल पूछता है कई बार कि वो लेंस जिसका सामने का भाग उभरा हो या बीच में से मोटा और किनारों से पतला हो क्या कहलाता है, उत्तल। बीच में से आपके पास दबा हो तो ये तो वक्र है, या बीच में से कैसा हो, पतला, और किनारों से कैसा हो, मोटा, तो आपके पास क्या होता है, अवतल। अब बात आती है कि लेंस में कुछ बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं के नाम क्या होते हैं, कि लेंस को वह सीधी रेखा, लंबवत रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं, कि लेंस को लंबवत रेखा जो बीच में से काटती है, बराबर दो भागों में बांटती है, उसे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, कि लेंस को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, कि सीधी बांट रही है, दो सामने दिख रही है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी, क्या बोलते हैं इसे, अपार्चर। क्या बोलते हैं इसे, अपार्चर। अपार्चर जो होती है ये आपके पास लेंस को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, नंबर एक। और जो आपके पास लेंस के इस अपार्चर से, यानी द्वारक, हिंदी में इसका नाम क्या होता है, द्वारक, लिख लो कि हिंदी में इसको क्या नाम दिया जाता है, द्वारक। ठीक है, तो जो द्वारक है वो आपके पास जिस क्षैतिज रेखा को बिल्कुल काटती है 90 डिग्री पर बीचों बीच, वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्वेश्चन क्या आता है मुख्य अक्ष पर, लिख लो कि लेंस के मध्य बिंदु, लेंस के मध्य बिंदु से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा, गुजरने वाली क्षैतिज रेखा जो द्वारक को लंबवत काटती है, द्वारक को लंबवत काटती है, क्या कहलाती है। तो वो क्षैतिज वर्ड आ गया ना, तो बस समझ जाओ क्षैतिज से एक ही शब्द बनता है, कौन सा, मुख्य अक्ष। कि जहां क्षैतिज शब्द लिख दिया उसने, क्षैतिज रेखा लिख दिया, तो बस बाकी उसने चाहे कुछ भी दे रखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, और द्वारक क्या होता है, जो लेंस को बराबर के कितने भागों में डिवाइड करेगा, दो। ठीक है, अब उसके बाद आती है कि इसके साथ दो लाइनें लगा देते हैं, एक लिख दिया जाता है F और एक लिख दिया जाता है क्या, 2F। ठीक है, तो हर वक्र के लिए, ये भी एक वक्र है लेंस में, पहले तो लिख लो लेंस बनाए किससे जाते हैं, फिर आगे चलता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, लेंस बनाए जाते हैं किससे, लेंस निर्मित होते हैं किससे, कि लेंस किससे बनाए जाते हैं। अभी पिछली बार मेल कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था दर्पण का, कि दर्पण बनाए जाते हैं किससे। ठीक है, वक्रीय दर्पण। तो वैसे ही क्वेश्चन आता है लेंस बनाए जाते हैं किससे, तो क्या जवाब दोगे तुम। चश्मे बनाते हैं आप, लेंस पहनते हैं, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बंदे क्या है, दूर और नजदीक देखने के लिए, करेक्शन करने के लिए लेंस इस्तेमाल में लाते हैं। तो अगला एग्जामिनर भी यही कहता है कि बताओ भी लेंस जो है वो किससे बनते हैं, ग्लास से बनते हैं, कांच से। ठीक है, तो कैसे बनते हैं, ठोस पारदर्शी गोलों से। किससे बनाए जाते हैं, ठोस, और साथ में वर्ड होगा पारदर्शी, और किससे बनेंगे, गोले से, कि ठोस पारदर्शी गोले से बनाए जाते हैं। यानी आपके पास सॉलिड ट्रांसपेरेंट सफियर से तैयार किए जाते हैं स्लाइसिस में। स्लाइसिस का मतलब है स्लाइस काटी जाएगी। ठीक है, वो जो चीज होती है वो आपके पास क्या होते हैं, लेंस। तो यही क्वेश्चन आता है दर्पण के लिए कि वक्रीय दर्पण किससे बनाए जाते हैं, वहां आपने लिखना है ठोस और अपारदर्शी खोखले गोले। कि जो लेंस बनते हैं वक्रीय, आपने कभी वक्रीय लेंस देखे नहीं होंगे, लैब में यूज होते हैं। ठीक है, एक वक्रीय लेंस आप लोगों ने एक तो देखे हो, रोज देखते हो, जो गाड़ियों या बाइक के
बैक की चीजों को दिखाने के लिए साइड में लगा होता है। वो कैसा दर्पण होता है आपके पास? वक्रीय दर्पण होता है, शीशा। ठीक है। एक आपने देखा होगा जब डेंटिस्ट के पास दांत दिखाने जाते हो तो वो चमची सी रखता है, वो भी एक दर्पण है। एक आपने क्या घर में देखा है, जब आप टॉर्च लेके निकलते हो तो टॉर्च की कटोरी सामने वाली, वो भी अपने आप में दर्पण है। और एक क्या, सुबह पहले हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो भी दर्पण है। वो दर्पण कैसा होता है? प्लेन होता है। ठीक है। तो वक्रीय दर्पण किससे बनते हैं? खोखले अपारदर्शी गोले से। अब ये जो एफ है और ये जो आपके पास परपेंडिकुलर काटता है, ये किससे दर्शाया जाता है? ओ। तो क्वेश्चन आता है कि लेंस में ओ क्या है? ओ बिंदु क्या होता है? ओ बिंदु जिस जगह द्वारक और मुख्य अक्ष एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? ओ बिंदु। ओ बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट। इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट। ऑप्टिकल जो सेंटर पॉइंट होता है, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं प्रकाशीय केंद्र बिंदु। इसको जो नाम दिया जाता है वो क्या कहा जाता है? प्रकाशीय केंद्र बिंदु। तो क्वेश्चन ये बनता है कि द्वारक या लंब जो मुख्य अक्ष को काटता है वो बिंदु क्या कहलाता है? तो लंबवत जब काटता है मुख्य अक्ष को तो वो बिंदु क्या कहलाता है? ओ। ओ को नाम क्या दिया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट। इसको क्यों लिया जाता है? इसके लिए खास क्वेश्चन ये बनता है, लिख लो कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्वेश्चन ये आता है कि जो मुख्य अक्ष होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां किस बिंदु से मापी जाती है? यह क्वेश्चन आता है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां किस बिंदु से मापी जाती है? किसके केस में? लेंस में। क्योंकि दर्पण भी तो आएंगे, तो हम बात किसकी कर रहे हैं अब? लेंस की। तो सारी की सारी दूरियां इस मुख्य अक्ष के समांतर चलोगे, चाहे इधर और चाहे इधर, वो सारी की सारी कहां से मापी जाएगी? ओ से, ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट से मापी जाती है। कहां से मापी जाएगी? ओ से। ये याद रखना है। अब पेपर में ओ थोड़ी दिया आएगा, पेपर में नाम लिखा आएगा प्रकाशीय केंद्र बिंदु, यानी ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट, यूं वाकायदा लिखा होगा। ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जितनी दूरियां होंगी वो किससे मापेंगे? आप ओ से। अब बात आई है इसमें किसकी? एफ की। तो आपसे पूछा जाएगा ओ से एफ की दूरी क्या कहलाती है? आपसे पूछा जाए कि ओ से एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहोगे? फोकस दूरी। लिख लो कि ओ से एफ की दूरी, तो ओ से जो एफ की दूरी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। और डिनोट किससे किया जाता है इसको? स्मॉल एफ से। ठीक है। फिर बात आती है ओ से 2f की दूरी को क्या कहते हैं? ओ से 2f की दूरी क्या कहलाती है? ये बताओ। कि ओ से एफ वाली तो लिख लिया अपन ने, फोकस दूरी। अब ओ से 2f वाली क्या कहलाएगी? डबल फोकस। 2f लिखा आ गया तो बोल दो डबल फोकस। इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र की त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र की त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र की त्रिज्या किससे लिखी जाती है? 2f से। तो वक्रता केंद्र की त्रिज्या, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंस में कितने कर्वेचर होते हैं? 2 होते हैं, याद रखना, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो जैसे आप लोगों ने 10वीं क्लास पढ़ी है तो आप f और 2f इधर भी लेते थे और कहां लेते थे? इधर भी लेते थे। f1 और 2f1, f2 और 2f2 ऐसे लिखते थे ना। तो यानी उनको छोड़ दो, सिर्फ आपने याद रखना f और क्या याद रखना है? 2f। तो f की जो दूरी होती है उसे क्या कहोगे? फोकस दूरी। और 2f की जो दूरी होगी उसे क्या बोलोगे? वक्रता केंद्र की त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक संबंध आ गया कि जो वक्रता केंद्र की त्रिज्या होती है इसको लिखा किससे जाता है? याद रखना, वक्रता
केंद्र की त्रिज्या किससे लिखी जाती है? होती तो किसके बराबर है? डबल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, अब लिखें किससे? आर से। कैपिटल आर लेना है। कैपिटल आर किसके बराबर आ जाएगा? 2f। तो f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? r/2। ये वाला टॉपिक तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर दो। ठीक है, कि r बराबर 2f होती है, तो f निकालनी हो तो r का कितना कर दो? आधा। ठीक है, और जो दूरियों की इकाई होती है, हमने पहले पढ़ा है कि दूरी किस में मापी जाती है? हमेशा मीटर में। तो अब एक क्वेश्चन लिखो कि उत्तल लेंस की फोकस त्रिज्या क्या हो, फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है? आ गया उत्तर सीधा सा। ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। निकालनी क्या आपको? फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या होती है r, निकालनी क्या है तुम्हें? f। तो r बटे कितना कर दो? 2। यानी वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग है एग्जाम का। ठीक है, अब आगे, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन टैग होंगे तो वो किस पर चलेंगे? वो चलेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम। हमने कुछ शब्द लिख लिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? चिन्ह परिपाटी के नियम। यानी चिन्ह परिपाटी के नियम को क्या कहा जाता है? लॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। कि ऑप्टिक्स में लॉज ऑफ साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, किसके लिए लगते हैं? तो प्रकाश की दिशा के साथ लगते हैं। याद रखना कि जब कभी भी चिन्ह परिपाटी के नियम लगते हैं तो नंबर 1 क्या लगते हैं? प्रकाश की दिशा के लिए। याद रख लेना, प्रकाश की दिशा के लिए। और दूसरा क्या है? उसके लंबवत। एक तो लगता है प्रकाश की दिशा, कि कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, ये दोगी प्रकाश की दिशा। और दूसरा चिन्ह परिपाटी का नियम, प्रकाश की दिशा के लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे। कि ऊपर जाएं तो क्या होगा, नीचे जाएं तो क्या होगा? किसके साथ? मुख्य अक्ष के साथ। ठीक है, अब वही लिखने हैं हमने और यही याद रखने हैं। तो क्या होता है? सिंपल देसी भाषा में पढ़ सकते हो तुम, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। कि यह है मुख्य अक्ष, प्रकाश ऐसे आ रहा है। अब प्रकाश हमेशा कहां से आएगा? ज्यादातर हम याद रखते होते हैं बाएं से। और कहां जा रहा है? दाएं। बस यही चीज है। लेफ्ट टू कहां चलना है? राइट। तो आपके पास वक्रता केंद्र कहां पड़ा है? ऑप्टिकल सेंटर कहां पड़ा है? यहां। अगर आप इस O से सारी दूरियां कौन सी डायरेक्शन में मापेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और किसके साथ मापेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये सारी की सारी क्या लेनी है तुमने? ऋणात्मक। क्या लेनी है? ऋणात्मक। O से सारी दूरियां किस साइड माप रहे हो आप? राइट हैंड साइड। तो सारी की सारी दूरियां क्या लोगे आप? पॉजिटिव। बात खत्म। दो खेल दो खत्म हो गए। कि मुख्य अक्ष पर जितनी भी दूरियां लोगे तुम, लेफ्ट वाली लोगे तो क्या होगी? माइनस। राइट वाली लोगे तो क्या होगी? प्लस। ऐसे ही ऊपर जाएं तो कैसी होगी? प्लस। और नीचे आए तो कैसी होगी? माइनस। बात खत्म। ये दोनों कैसी होती है? लंबवत। कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी ऊंचाई लोगे तुम तो सारी की सारी क्या लोगे? प्लस की। और मुख्य अक्ष के नीचे अगर कोई दूरी माप रहे हो लंबवत, तो वो कैसी होगी आपकी? माइनस। बस 4 ही बातें याद रखनी है और कोई कहानी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? लिखो। अब बात आती है कि प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के लिए लेंस, कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो लेंस है वो दोनों कैसा व्यवहार करते हैं। पहले तो पढ़ना है उत्तल लेंस का व्यवहार, और फिर आपने पढ़ना है किसका? अवतल लेंस का व्यवहार। तो आपके पास पहले तो इधर लिखना है F, ये क्या है तुम्हारा? O। तो जब भी प्रकाश की किरण आती है, याद रखना, प्रकाश की किरण आए तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात पहली किरण कहां से गुजारनी है? मुख्य फोकस से गुजारनी है। तो अब यहां से भी किरण आ गई,
इसका भी अपवर्तन होगा तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस। ये आ रही है तो ये भी कहां से जा रही है, मुख्य है फोकस। तो यानी जब आपके पास सारी किरणें मुख्य फोकस पर मिलाई जा रही है, किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, तो ये किरणों को क्या कर रहा है, इकट्ठी। ये आप एक्सपेरिमेंट कब करते थे, जब छोटे होते थे और मेले से क्या वो लेंस ले आते थे कागज जलाने वाला, ठीक है। तो कागज जलाने वाला जो लेंस होता है, या किसी बुजुर्ग की आपने चश्मा तोड़ी होगी, जूते खाए होंगे, ठीक है, तो वो जो चश्मा तुम कागज जलाने के लिए प्रयोग करते थे वो कौन सी थी, तुम्हारी उत्तल लेंस वाली थी। क्योंकि उत्तल लेंस का काम एक ही है, किरणों को क्या करना, इकट्ठी करना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलाना, कि इसे कन्वर्जेंट कहा जाता है, कि अभी की अभी सारी इकट्ठी कर दो। बोले कहते हैं ना, बोले कोई भी काम करना है तो लो अभी सारी इकट्ठी कर दो, तो यानी अभी सारी, इसीलिए नाम रखा है इसका, यानी सारी को क्या करता है, इकट्ठी करता है। तो ये कौन सा लेंस होता है आपके पास, उत्तल। और दूसरा क्या है आपके पास, अवतल। अवतल क्या काम करता है, जो भी किरणें आती है उनको क्या करता है, दूर भेज देता है। दूर भेज देता है तो मिलने का कभी नाम ही नहीं लेती। मिलाओगे तो क्या मिलाओगे, एक आभास। आभास मिलाते हैं तो यहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है कभी। तो इसलिए जो किरणों को बिखेर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, अवतल। और वैसे उसका नाम क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो ये व्यवहार है कि जो डाइवर्जेंट होता है वो व्यवहार किसका है, कन्वर्जेंट होता है वो व्यवहार किसका है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार है ये। व्यवहार का मतलब है बिहेवियर, किसके प्रति, सनलाइट के प्रति, प्रकाश के प्रति। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लेंस अपवर्तन करता है तो उत्तल लेंस का व्यवहार कैसा होता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार कैसा है, मिलाना। अवतल लेंस का व्यवहार कैसा है, बिखेरना। तो ये दोनों के काम हो गए। अब आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा वो क्या है, देखो। अब इसमें समझ क्या आई आपको, पहले ये बताओ क्या चीज नजर आ रही है जो तुम्हें क्या है, एक चीज सोचने के लिए मजबूर करेगी। एक तो ये कि किरण कहां से आ रही है और कहां मिल रही है, ये तो बाद की बात है। अब एक चीज आपने सबसे पहले ये देखी है कि अपवर्तन के पश्चात तुमने किरण गुजारी है। क्या किया तुमने, अपवर्तन के पश्चात जो पहली किरण गुजारी है वो कहां से गुजारी है, मुख्य है फोकस। तो इसका मुख्य फोकस देखो कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। इसमें देखो कौन सी साइड पड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड। बस यही ध्यान में रखना था। क्या आएगा इससे, क्वेश्चन क्या बनता है कि जो फोकस दूरी है, याद रखना कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, तो आपके पास उसका मुख्य फोकस किस साइड पड़ा है, राइट। तो राइट में हमेशा दूरी कैसी होगी, पॉजिटिव। इसका मुख्य फोकस कौन सी साइड बैठा है, लेफ्ट। तो इसकी फोकस दूरी ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। तो बस यही दो बातें सीखनी थी कि फोकल लेंथ किसके लिए, कॉनकेव के लिए। कॉनकेव का मतलब है अवतल। ये क्वेश्चन बनता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल की कैसी होती है, माइनस। उत्तल की हमेशा कैसी होती है, प्लस। उत्तल शब्द किसी के साथ आ जाए, चाहे तो है लेंस और चाहे है दर्पण। कहने का मतलब क्या है कि उल्टी बात किसी को कह दो हाथों हाथ मान लेता है, ठीक है, सीधी सी बात है। उल्टी बात कह दो हाथों हाथ मान लेता है, मतलब उसे पॉजिटिव सोचता है, ठीक है। किसी की चुगली कर दो, हाँ उसने फलाने ने मेरे बारे में कहा ही होगा, चाहे अगले ने कुछ ही ना कहा हो, तो मतलब वो बंदा क्या सोच के चलता है, हमेशा पॉजिटिव ही सोच के चलता है, उल्टी बात। तो दुनिया में आज जो झूठ है उसे सच मानती है, सच का मतलब प्लस ही मानती है। तो यानी आपके पास उत्तल उल्टा, उत्तल उल्टा है तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और जो अवतल है, अवतल क्या होता है, सीधा, यानी प्रतिबिंब कैसा बनाता है, ये सीधा। तो आप सीधी बात सच्चाई की कह दो, लोग उसे क्या मानते हैं, गलत, ठीक है, क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। आगे तो इसलिए दो ही शब्द टैग करो, क्या पढ़ना है, उत्तल, और क्या पढ़ना है, लेंस दर्पण भूल जाओ। उत्तल आ जाए तो प्लस, अवतल आ जाए तो माइनस। क्या चीज, फोकस दूरी पक्की करो। लेंस में भी यही होती है और दर्पण में भी यही होती है। अब एक लिखो न्यूमेरिकल। एक अपसारी लेंस की वक्र त्रिज्या, एक अपसारी लेंस की वक्र त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी होगी, वक्र त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, हाँ,
ऑप्शन प्लस और माइनस दोनों आएंगे, और तुमसे जो बात कर रहा है वो कौन से लेंस की कर रहा है? अपसारी। अपसारी है मतलब अपनों से दूर हो गए सारे, तो अपसारी है दूर करेगा, ये दूर करने वाला होता है अवतल। और आपको ये बताया है कि अवतल की जो फोकस दूरी आएगी वो हमेशा कैसी होगी? माइनस का उत्तर लगाना है तुमने। तो अवतल की फोकस दूरी पूछ रहा है, क्या दे रखी है उसने? वक्र त्रिज्या। तो वक्र त्रिज्या का क्या करना आपने? आधा। तो वक्र त्रिज्या का आधा करोगे तो कितनी आ जाएगी? 42 आ गई। तो वक्र त्रिज्या का आधा करो, 84 बटे कितना है? 2। तो उत्तर कितना आएगा? माइनस का 42 और क्या लगा दो? सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि जब भी उत्तर पूछेगा, खेल उत्तर का है, दिया तो वो दोनों ही चीजों में प्लस रखेगा, वक्र त्रिज्या दोनों की प्लस दी आएगी, लेकिन उत्तर एक प्लस और क्या होगा? माइनस। उत्तल आ जाए तो याद रखना प्लस वाला, अवतल आ जाए तो उत्तर क्या याद रखना है? माइनस वाला। ठीक है, अब इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट खेल क्या है कि उत्तल प्रतिबिंब कैसा बनाता है। ये लिख लो कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, कि द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। कि उत्तल लेंस द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है, यानी इन ए इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कैसा होगा? देखो उत्तल, उत्तल में चीज क्या थी? पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब है जो चीज है वो एक्यूरेट होगी। आपको ये बताया था कि आपकी किरणें क्या होती है? मिल जाती है। कागज क्या करने लगता है? जलने लगता है। तो मतलब सूर्य की ऊर्जा आ रही थी और वास्तव में आपने सूर्य की ऊर्जा कागज पे इकट्ठी कर दी, तभी आपका कागज क्या हुआ था? जला था। तो सूर्य से चीज जला दी ना, तो सच्चाई में जलाई है। सच्चाई में जलाई है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? सच्चाई का मतलब वास्तविक, रियल होगा। क्या होगा? वास्तविक। और अभी बताया है कि जो चीज आप वास्तविक कह देते हो उसे दुनिया हमेशा क्या मानती है? उल्टा। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी जो इमेज होती है वो रियल होती है और साथ में क्या होती है? इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद टैग मिलता है दूसरा, अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। कि अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, अवतल लेंस जब बनाएगा तो ये क्या काम करता है? किरणों को मिलने नहीं देता, यानी चुगली वाला काम है। तो चुगली वाली चीज को बंदे सीधे तौर पे मान लेते हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। अब जो चीज सीधी होती है उसका आभास क्या होता है? जल्दी होता है। तो यानी सीधी बनती है प्रतिबिंब और क्या होती है? आभासी। आभासी को कहते हैं आप वर्चुअल और सीधी को कहते हैं इरेक्ट। ठीक है, तो इसकी जो इमेज होती है वो क्या होती है? वर्चुअल एंड क्या होती है? इरेक्ट। ये याद रखनी है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए जब कथन में सिंपल दिए जाएं। तो तुम्हारा बेस यही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो फोकस दूरी की पहचान करना, एक इनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की पहचान करना। अब एक क्वेश्चन लिखो स्पेशल वाला कि कौन सा लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी तथा वास्तविक। कौन सा लेंस दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और वास्तविक? तो उसका नाम है उत्तल। ठीक है, कि जो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाने वाला। तो दोनों प्रकार के जो प्रतिबिंब बनाता है वो आपके पास एक ही लेंस है, और वो कौन सा आपके पास? उत्तल। याद रखना ये क्वेश्चन बड़ा खास है। तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाने वाला लेंस कभी भी पूछा जाए तो उत्तर क्या देना है तुमने? उत्तल। क्योंकि आभासी तो हमेशा वो बना ही रहा है, वो वास्तविक नहीं बना सकता। तो इसलिए आभासी वो बना सकता है जो वास्तव में बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा लेंस बनाएगा तुम्हारे पास? उत्तल। ये क्वेश्चन सबसे खास है और ये हम प्रूव भी करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास टैग आता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, कि अगर वस्तु कहां है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह आपने याद रखना है। तो सबसे पहले वस्तु कहां लेते हो तुम?
कागज जब जलाया था तो किसकी रोशनी से जलाया था तुमने? सूरज की रोशनी। तो सूरज क्या आपसे बहुत दूर, बहुत दूर को क्या लिखते हैं आप? अनंत। ठीक है। और उसका जब प्रतिबिंब बना था तो क्या बनी थी? एक बिंदी। सूरज तो था गोला और आपने क्या बनाई? बिंदी। बिंदी का मतलब सारी किरणें जो आ रही थी वो कहाँ इकट्ठी हो रही थी? मुख्य फोकस पर। इसका मतलब जो दूर वाली वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। यही पॉइंट हमें याद रखना है। तो पहले नंबर का खेल क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत। अनंत का दूसरा मतलब होता है कि वस्तु आपकी क्या है? बहुत दूर। जब वस्तु बहुत दूर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो आपके पास पहली चीज तो है कि बहुत दूर से आ रही है किरणें। तो जब बहुत दूर से आ रही है तो आप सीधी पैरेलल लेंगे इसके, और कहाँ से गुजारोगे अपवर्तन के पश्चात सारी की सारी किरणें? मुख्य फोकस से। तो वस्तु कहाँ पड़ी थी? सुत्ते अट्ठे पे। प्रतिबिंब कहाँ बना आपका? मुख्य फोकस पर। तो यही तो पूछ रहा है वो, और कुछ नहीं पूछता। कि यानी जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। तो यानी इन्फिनिटी पे वस्तु है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? एफ पर। अब जब एफ पर हो तो वापिस कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पर। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, याद कर लो। कि जब वस्तु कहाँ पड़ी है? अट्ठे पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पड़ा है? एफ पे। अब वस्तु कहाँ कर दें आप? एफ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? सुत्ते अट्ठे पे। ठीक है। तो दोनों खेल दोगे एक साथ। अब होगा क्या? आगे सीखो। आगे एक डायग्राम से हम चीज को क्या रिकवर करें तो कैसे बनाएं। तो मान लीजिए ये तुम्हारे पास क्या होता है? एफ। ये क्या होता है? 2f। इधर भी क्या होता है आपके पास? f। और क्या होता है आपके पास? 2f। और ये क्या आपके पास है? o। अभी तक आप कहां थे? अनंत पे। यानी जो अभी तक आपने वस्तु ली थी वो कहां थी? अनंत। अब आप धीरे 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 आगे आते जाओ तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? धीरे धीरे कहां जाएगा? आगे। बस यही ध्यान रखना है कि आप पहले कहां थे? अनंत पे। तो वस्तु कहां, प्रतिबिंब कहां बना था? एफ पे। आप इस अनंत से आगे 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 तो आप किससे दूर हो? 2f से दूर हो। तो 2f से जब परे है तो प्रतिबिंब तो इससे आगे सरकेगा ना, क्योंकि आप आगे सरक चुके हो और आप यहां से भी क्या सरक चुके हो? आगे। जब तक आप 2f से परे हो तो प्रतिबिंब इस 2f से इधर ही रहेगा। तो इसलिए कहां बनेगा? f तथा 2f के बीच। यही सीखना था। अब धीरे धीरे हम कहां पहुंच गए? 2f पे। जब वो 2f पे होगा तो उधर भी कहां होगा? 2f पे होगा। अब आप थोड़े और आगे हो जाओ तो प्रतिबिंब भी कहां हो जाएगा? और आगे, क्योंकि आप f से इधर आ गए 2f से, तो वहां भी प्रतिबिंब कहां चला गया? 2f से परे। धीरे धीरे कहां पहुंच गए आप? f पे। जैसे ही आप f पे पहुंचोगे तो वापिस कहां पहुंच जाओगे? सुत्ते अट्ठे पे। ठीक है। बस f तक का खेल है। अनंत से कहां तक? f। तो f से वापिस कहां जाओगे? अनंत। तो यानी वस्तु का दायरा तो है ये। वस्तु आप कहां से कहां लेके आ रहे हो? अनंत से f तक। बस f तक पढ़ना है पहले। तो प्रतिबिंब कहां से शुरू हो जाएगा आपका? f से, और कहां जाएगा? अनंत। तो ये आपके पास क्या चीज होगी? प्रतिबिंब। यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में एक तो, कि जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत से कहां रखें? मुख्य फोकस तक रखें, तो प्रतिबिंब कहां बनेंगे? तो प्रतिबिंब कहां बनेंगे? f से अनंत बनेंगे। उल्टा पढ़ना है, बस यही खेल है। ठीक है। अब आप धीरे धीरे खुद बता सकते हो, जैसे आपको बताया है। जब तक आप 2f से क्या रहोगे? परे, तो प्रतिबिंब भी 2f से क्या रहेगा? इधर ही रहेगा। तो ये आगे है ना इससे तो, और इससे क्या है? पीछे। तो दोनों के कहां रहेगा? बीच में। जैसे रिसेंट कहां पहुंच गए तुम? 2f पे, तो उधर भी कहां पहुंच जाओगे? 2f पे। अब 2f से कहां चले गए तुम? आगे। तो कहां हो? f और 2f के बीच। तो उधर 2f से कहां चले जाओगे? आगे। उल्टा खेल है सारा ही। अब जैसे ही कहां पहुंचोगे? f पे, तो वापस कहां पहुंच जाओगे? अनंत पे। बस ये टैग याद रखना है, यही हमारे पास खेल है। लिख लो इसके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ही आता है कि जब उत्तल लेंस के सामने, जब उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने वस्तु की स्थिति, वस्तु की जो स्थिति है, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्थिति अनंत से f तक हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो आपने इसका जवाब क्या लिखना है? उल्टा लिखना है।
वस्तु की स्थिति कहां से कहां दी है उसने, अनंत से एफ तक दी है, तो उत्तर क्या लिखना है तुमने, एफ से अनंत, बस रिवर्स करना और कुछ नहीं करना, कि एफ से क्या लिख दोगे आप, अनंत। यह आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सिंपली इसी तरीके से याद रखना। और उसके बाद आपने क्या करना है, 10th क्लास की एनसीईआरटी में से ये पढ़ के आना है, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे विजुअलाइज करते जाओगे, ठीक है। ये खेल खत्म।